सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि वो तीनों एंशिएंट एल्डर्स सभी यंगर एक्सपर्ट्स को डेसोलेट बॉर्डर पर ले आते हैं, और यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स डेसोलेट बॉर्डर में आए होते हैं तो वहां पहुंचने के बाद उन्हीं के क्लैन से पावरफुल एंसेस्टर उनको लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मगर हमारे शिहाओ और उसके दोनों भाइयों को लेने के लिए कोई नहीं आता, और ऊपर से इस वक्त ग्रेट एल्डर भी डेसोलेट बॉर्डर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो पहले ही इंपीरियल पास में फाइट करने के लिए चले गए थे। इसी वजह से बाकी क्लैंस के पावरफुल कल्टिवेटर्स शिहाओ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खासकर वैंग फैमिली का वो एंसेस्टर शिहाओ को तो ताना मार ही रहा था, इवन कि वो शी क्लैन और उनके एंसेस्टर की भी बेइज्जती कर रहा था। मगर तभी लास्ट में इनकी बोलती बंद करने के लिए और शिहाओ को लेने के लिए ये किंग शियान यहाँ पर खुद आ जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी ब्यूटीफुल लड़की ये किंग शियान को दिखाया जाता है, जो कि अब शिहाओ के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर शिहाओ भी खुश हो जाता है, क्योंकि शिहाओ काफी लंबे अरसे के बाद उससे दोबारा से मिल रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो फेरी आगे आते साथ ही यहाँ पर शिहाओ का वेलकम करती है और उससे कहने लगती है कि सच में तुमसे मिले हुए काफी अरसे हो गए हैं, जिस पर शिहाओ भी हाँ कहता है। उसी दौरान मोटा लड़का इनके बीच में आकर कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा निडर भी हो, जो हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आ गई और हमारे लिए आकर खड़ी हो गई। इसी बीच फेरी ये किंग शियान को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सभी हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर वो पर्सन फेरी ये से कहता है कि फेरी, ये आप जिन लोगों का साथ दे रही है वो सिनर ब्लड लाइन से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए आपको फिर से एक बार इसमें विचार करना चाहिए। अब ये बात सुनकर फेरी उन लोगों की तरफ मुड़कर कहने लगती है कि यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारी बकवास की बातें सुनी है। आखिर तुम लोग इस पापी खून की बात कर रहे थे, आखिर कौन सा डिजास्टर इनके क्लैन के एंसेस्टर ने डेसोलेट बॉर्डर पर लाया था, और अभी यहाँ पर कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि इनके पूरे के पूरे क्लैन को शर्म के खंभे पर टांग देना चाहिए। और अब ये सब सुनकर मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी के अभी कुछ लोगों का वजूद ही मिटा दूं और कुछ के गाल पर ऐसा तमाचा मारूं कि उन्हें अपने पिछले जन्म के पाप भी याद आ जाएं। अब ये बात सुनकर वैंग फैमिली का वो बुढ़ा घूंसट कहता है कि फिर ये आपकी इज्जत है, रुतबा है, जिसकी मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, तो बेहतर यही होगा कि आप इस कीचड़ पर पैर न डालें और इस गुनहगार शी फैमिली को अकेला छोड़ दें। और अगर आपको जानना है कि इनके बारे में बुरा भला किसने कहा तो वो मैं हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। जहाँ पर अब फेरी ये गुस्से में उससे कहने लगती है कि स्टोन क्लैन सिनर ब्लड लाइन है या फिर नहीं, इसका फैसला ना तो मैं कर सकती हूँ और ना ही तुम, लेकिन अगर वाकई में तुम में इतना दम है तो तुम मेरे सामने दोबारा ये बात बोल के दिखाओ। अब ये बात सुनकर ये सभी लोग बिना डरे एक साथ मिलकर कहते हैं कि हाँ, हम अभी भी अपने बात पर कायम हैं। स्टोन क्लैन के डिसेंडेंट पापी खून वाले हैं और यही सच्चाई है जिसे तुम भी नहीं बदल सकती। इसी दौरान उनके इतने कहते ही आसमान से गोल्डन लाइट सीधा जमीन में आकर पड़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए बहुत ही बड़े बड़े गोल्डन कलर की धर्मा बॉडी वहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाती है, जहाँ पर इनका प्रेजेंस ही इतना भयंकर लेवल का था कि जिसके चलते ये सभी लोग देखते ही देखते अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। अब यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग ऑरा को फील करके ये लोग इस हद तक डर जाते हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मगर इतने में ही ये सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके थे कि असल में ये पनिशमेंट स्पेशली इन लोगों को मिली है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्टोन क्लैन यानी शी क्लैन की बेइज्जती की थी। उसी बीच वैंग फैमिली का वो एंसेस्टर वैंग चांगहे यहाँ पर कुछ कहने ही वाला था कि तभी दूसरा बुढ़ा उसे डांटते हुए कहता है कि खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी और निकाला तो, वरना तुम्हारी वजह से हम सभी लोग आज यहाँ पर मारे जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि फेरी ये उन लोगों से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के क्राइम्स का लेक्चर देते हुए, जैसे कि तुमने अब तक कोई क्राइम ही नहीं किया है। अब जबकि यहाँ पर रियल अनबीटेबल एक्सपर्ट्स की डिवाइन धर्मा बॉडी मैनिफेस्ट हो गई है, जो कि तुम लोगों की बातों से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में है, तो अब बताओ कि क्या तुम इनके सामने भी झूठ बोलने की हिम्मत करोगे। अब इतना सुनते ही ये सभी लोग उनके सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं और खुद को थप्पड़ मारकर उनसे कहने लगते हैं कि सीनियर, हमने एरोगेंटली यहाँ पर इन लोगों को काफी बुरा भला कह दिया, इसीलिए हमारी गलतियों के लिए हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद उन तीनों डिवाइन फिगर्स से गोल्डन एनर्जी निकलती है, जो सीधे शिहाओ और उसके सभी दोस्तों को चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिसके बाद ये सभी लोग इंपीरियल पास के एंसेस्ट्रल ऑल्टर के पास पहुंच जाते हैं। जहां पर आते ही वो मोटा लड़का अपने सामने में मौजूद उन्हीं स्टोन स्टैच्यूज को देखकर रिस्पेक्ट के साथ उनसे कहता है कि सीनियर्स, आखिर आप खुद हमारे सामने क्यों नहीं आते? मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे मिलना चाहता हूं, ताकि आपका ये जूनियर आपसे थोड़ी सी गाइडेंस ले सके। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर फेरी ये किंग शियान उससे कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में इनसे मिलना है? जिस पर मोटा लड़का कहता है कि हाँ, मिलना तो है, ताकि थोड़े बहुत ट्रेजर्स मेरे हाथ लग जाते। उसी बीच जैसे ही शिहाओ उस बड़ी सी स्टैच्यूज को देखता है तो उसे यहाँ पर अपने स्टोन क्लैन के एंसेस्टर की याद
याद आती है, जहाँ पर फेरी ये किंग शियान भी उसे बताती है कि तुम्हारे सामने ये जो डिवाइन स्टैचू है ये स्टोन क्लैन के एंसेस्टर के है, और उनके बगल में जिसे तुम देख रहे हो वो फायर क्लैन के एंसेस्टर है, और उनके पास में जो मौजूद है वो उनके दोस्त है। जिस पर शिहाओ कहता है कि क्या ये तीनों उन्हीं 7 किंग्स में से 3 किंग्स हैं। इस पर फेरी ये किंग शियान उससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, और ये जो एंसेस्ट्रल अल्टर है ये अनअराइवल्ड लोगों की कल्टीवेशन वाली जगह है, और ये तीनों एंशियंट टाइम के बहुत पुराने महान योद्धा हैं जिनकी जिंदगी और मौत दोनों एक राज है, और शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये बोलकर वो मोटे लड़के से कहती है कि वैसे अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद अपनी जान देनी पड़ेगी। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जहां पर वो फेरी ये किंग शियान से कहता है कि अरे वैसे एक बात बताओ, अभी अभी जो हमने डिवाइन फिगर्स देखे थे वो सभी फेक थे, और अगर हाँ तो आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। जिस पर फेरी ये किंग शियान बताती है कि हाँ वो सभी फेक थे, क्योंकि मैंने बस फॉरेन लैंड के एंशियंट एंसेस्टर के कुछ बोन्स का यूज करके रिचुअल किया था, उन्हें समन करने के लिए, ताकि मैं कार्विंग्स में बची हुई उनकी ऑब्सेशन को अवेकन कर सकूं। कौन जाने शायद वो लोग एक्चुअली मरे ही ना हो। अब ये बात सुनकर और उन फॉरेन रियलम के एंशियंट एंसेस्टर्स के उस बोन को देखकर शिहाओ के मन में काफी सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इसके पास फॉरेन रियलम के एंसेस्टर की बोन कैसे है। जहां पर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बोन अनलन, यूतुओ और लुओमू इनमें से किसकी है, क्योंकि ये तीनों ही फॉरेन रियलम के बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर हैं। और क्या वाकई में इस लड़की ने उन्हें हंट किया था। सच में ये सोचने वाली बात है कि इसने ऐसे पावरफुल बीइंग्स के बोन्स को सैक्रिफाइस के तौर पर यूज किया। अब यहाँ पर शिहाओ ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी ये जो फेरी ये किंग शियान थी ना हम लोगों की, वो शिहाओ से कहती है कि आखिर अब तुम्हारे मन में कौन से ख्याली पुलाव पक रहे हैं। क्या कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने उन्हें हंट किया था। देखो यार ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें हंट किया था, असल में उनकी ये जो रिमेंस है ये मेरी फैमिली को मिली थी और उन्होंने इसे मुझे दे दिया, और वैसे भी ये बस कुछ टूटी फूटी बोन्स ही तो थे, इन्हें अपने पास रखकर भी ये मेरे किसी भी काम में नहीं आते, इसलिए आज मैंने उन्हें इस्तेमाल कर लिया। अब ये बात सुनकर मोटा लड़का उससे बोलता है कि इतने पावरफुल ट्रेजर को तुमने मुझे बचाने के लिए यूज कर दिया, क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो इसीलिए तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया। अब ये सुनकर फेरी ये किंग शियान बस एक हल्की सी स्माइल करती है, और उसका ये स्माइल ही इतना ज्यादा भयंकर था कि एक कड़कती हुई बिजली सीधा मोटे लड़के के पास आकर गिरती है, जिससे वो घुटनों के बल आ जाता है और उसके पूरी बॉडी में ठंडर दौड़ जाती है। जहां पर वो रोते हुए कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो एटलीस्ट तुम मुझे हर्ट तो भी मत करो। इसी दौरान शिहाओ फेरी ये से कहता है कि तो क्या वाकई में इस बोन के जरिए से उन लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जहां पर फेरी ये किंग शियान हंसते हुए कहती है कि ये सारी बातें छोड़ो और अब जरा ये सोचो कि जब उन्हें पता चलेगा कि जिन अनबेरेबल डिवाइन फिगर्स को उन लोगों ने देखा था वो असल में फेक थी, तब कितना मजा आएगा, क्योंकि उस वक्त उनका चेहरा देखने लायक होगा। गुस्से में उछलना, आग बबूला होना, बस ये सोचकर ही मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर मोटा लड़का खुद को साफ करते हुए कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रही हो कि हमें मजा तो बहुत आएगा, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से इस मैटर को जाने देंगे। अब यहाँ पर वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि फेरी ये किंग शियान उसके फ्यूचर वाले फॉर्म को देखती है, जहां पर वो सही सलामत खड़ा था। इसीलिए वो स्माइल करते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम्हें किस बात का डर है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि तुम इतनी जल्दी तो मरने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। अब ये बात सुनकर मोटा लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो इसके बारे में उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर फेरी ये किंग शियान बात को घुमाते हुए कहती है कि तुम लोगों को अब यहाँ से आगे ले जाने के लिए जो लोग आने वाले थे वो आ चुके हैं। जहां पर हमें ये बताया जाता है कि असल में ये दोनों इंपीरियल सिटी के ऑफिशियल रिसेप्शन एनवॉय है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ और बाकी सारे लोग आगे जाने लगते हैं, जिन्हें जाता हुआ देखकर फेरी ये किंग शियान अपने मन में कहती है कि मैं शायद थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। मुझे पता है कि सिन ब्लड का टाइटल कितना बेकार और खतरनाक है, लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब ये बोलकर जब वो शिहाओ को यहाँ से जाता हुआ देखती है तो उसे अपने नजरों के सामने शिहाओ के फ्यूचर वाले फॉर्म की एक झलक दिखाई देती है, और अब इसी के साथ ही फेरी ये किंग शियान भी यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जिसके अब अगले सीन में हमें वैंग फैमिली के उसी एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने एंसेस्टर से ये किंग शियान की शिकायत कर रहा था कि ये किंग शियान ने स्टोन कार्विंग्स का यूज करके उन्हें बेवकूफ बनाया और हमें चीट किया, और ये सच में बहुत घटिया चाल है। इसीलिए एंसेस्टर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप खुद आगे आकर उन्हें सजा दें। मगर तभी यहाँ पर एक आवाज उनसे कहती है कि इस वक्त एंसेस्टर सीक्लूजन में है, इसलिए आप सभी लोग चुपचाप वापस लौट जाएं। जिस पर दूसरा एल्डर भड़कते हुए कहने लगता है कि शी क्लैन के उन तीनों भाइयों ने एंशिएंट एंसेस्टर्स के नाम, उनके डिवाइन बॉडी और उनके मैनिफेस्टेशन का गलत इस्तेमाल किया और हमें वहां पर सबके सामने जलील किया, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए उन्हें उनकी गुनाहों के लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। अब ये बात सुनकर वो वॉइस कहती है कि हाँ तुम्हारी बातों में दम तो है, मगर हमारे एंसेस्टर ने ये भी कहा था कि उनके लिए नाम, इल्जाम, पापी खून के लोग या बाहरी बातें उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि उनके लिए सिर्फ दाव ही मायने रखता है। इसलिए अब तुम भी उन्हें बच्चा समझकर माफ कर दो और अब इस बात को यहीं खत्म करो। अब ये बात सुनकर तो यहाँ पर मौजूद ये सभी कल्टीवेटर्स उसी आवाज के ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं, मगर वैंग फैमिली का वो बुढ़ा
उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और आगे बोलता है कि अब जबकि वो लोग इंपीरियल पास पर आ ही गए हैं तो उन्हें रिक्रूटमेंट के रूल्स को फॉलो करने ही पड़ेंगे। और चिंता मत करो, वो बच्चे ही तो है ना, तो उन बच्चों को कैसे मसलना है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और फिलहाल के लिए हमारे पास बहुत वक्त है उनको ठिकाने में लगाने का। जिसके अब अगले सीन में हमें शीहाओ को दिखाया जाता है जो इंपीरियल पास में मौजूद स्टोन क्लैन के रिसेप्शन ग्राउंड की तरफ पहुंच चुका था। और यहाँ का नजारा देखकर शीहाओ काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। इसी दौरान यहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि इंपीरियल पास के स्टोन क्लैन के चीफ है, जहां पर वो शीहाओ को देखकर उससे कहता है कि तुम्हारा सरनेम शी है ना, वैसे अगर तुम चाहते तो अपना सरनेम बदलकर इस नर्क जैसी जगह में आने से बच सकते थे, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर शीहाओ कहता है कि ये मेरा सरनेम है तो भला मैं अपना सरनेम क्यों बदलूं। अब ये बात सुनकर वहां पर मौजूद एक लड़का जिसका नाम शॉ था वो शीहाओ से कहता है कि जो भी पर्सन शी सरनेम के साथ यहाँ पर आता है तो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उनकी एंडिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग तो बैटल ग्राउंड में कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। अब ये सुनकर शीहाओ हैरानी के साथ उससे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या क्या रहा है, जिस पर वो लड़का आगे बताता है कि ऐसा इसलिए हमारे साथ होता है क्योंकि हमारा सरनेम शी है और हमारा सरनेम शी होने की वजह से हमें ज्यादा ताकतवर बनने नहीं दिया जाता। कभी हम इस इंपीरियल सिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग ताकतों में से एक थे लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब ये सारी बातें सुनकर शीहाओ काफी ज्यादा हैरान था, जहां पर वो गुस्से में कहता है कि इस इंपीरियल सिटी के लोग हद से ज्यादा शी क्लैन पर जुल्म कर रहे हैं। सिर्फ एक पापी खून का नाम देकर इन लोगों ने इंपीरियल पास के शी क्लैन को इस हालत में पहुंचा दिया। ये सजा 3000 प्रोविंसेस के किसी भी क्रिमिनल एरिया से भी ज्यादा क्रूल है और इसे मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो इसी स्टोन विलेज से थे वो सभी कुछ कोफिन्स को उठाकर इनके सामने ले आते और उनमें से एक कोफिन के अंदर शॉ के फादर की डेड बॉडी भी थी जो बैटल में लड़ते लड़ते मारे गए थे। अब ये देखकर शॉ अपने फादर के कोफिन के पास जाकर रोने लगता है, जहां पर अब शीहाओ विलेज चीफ से पूछने लगता है कि आखिर ये लोग कैसे मारे गए, जिस पर विलेज चीफ बताने लगता है कि शी क्लैन का जो गुनाह उसे यहाँ पर बहुत भारी क्राइम माना जाता है और इसके चलते हमें फोर्सफुली बहुत ही खतरनाक इलाके में भेजा जाता है ताकि हम वहां पर जाकर बैटल करें। हम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि हम वहां फाइट कर पाए, जिसके चलते हम लोग वहां पे मारे जाते हैं। और शॉ का जो फादर था वो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस विलेज के अंदर आखिरी ऐसा टैलेंट था जो हमारी जिम्मेदारी उठा सका था, लेकिन अब वो भी जा चुका है और अब हमारे पास सच में कोई सहारा नहीं बचा है। अब ये बात सुनकर शीहाओ भड़क जाता है और कहने लगता है कि हमारे रगों में जो खून बह रहा है वो कोई पापी खून नहीं है बल्कि वो रोशनी और गौरव का प्रतीक है। जिसके बाद वो विलेज चीफ से पूछता है कि मुझे बताओ आखिर हमारे पूर्वजों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके कारण हमें ये सब सहना पड़ रहा है। जिस पर विलेज चीफ शीहाओ से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि तुम एंशिएंट टाइम में हमारी एक ब्रांच जो हमसे अलग हो गई थी तुम वहां से हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हालांकि इंपीरियल पास में ये बात सब जानते हैं कि कभी स्टोन क्लैन के एंसेस्टर्स ने हमारे ही साइड के कई बड़े लोगों के सिर काट दिए थे, इसी वजह से हम पर इल्जाम लगा दिया गया और हमें सिनर ब्लड लाइन कहा जाने लगा। अब ये सुनकर शीहाओ गुस्से में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जरूर कोई छुपी हुई राज है, शायद हमारे पूर्वजों को सच बताने का मौका ही नहीं मिला और जो सच्चाई है वो आज तक किसी को पता ही नहीं चला। जहां पर वो अपने अपने आप से कहता है कि आखिर किसने हमारे क्लैन पर ये इल्जाम लगाया और हमें दोषी ठहराया होगा। इसी दौरान विलेज चीफ उसे आगे बताते हैं कि इस बात को बीते हुए सदियों हो चुके हैं और जो लोग उस एरा से बिलोंग करते थे वो भी कब का खत्म हो गए। अब किसी भी चीज का पक्का सबूत निकालना मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे स्टोन क्लैन पर लगा इल्जाम अब सबकी नजर में एक तय सच बन चुका है और इसी के चलते हमें आज भी हर जगह ऐसे ही जलील होना पड़ता है और शायद यही हमारी नियति है। इधर दूसरी तरफ शॉ अपने फादर से कहता है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं एक दिन बॉर्डर पर जाकर आपका बदला लूंगा। इसी दौरान अब हम शीहाओ को देखते हैं जहां पर वो कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी सारी सैक्रिफाइस किए हैं जिनका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। वो खून की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए थे। अगर वो सच में गुनहगार थे तो इंपीरियल पास की दीवारें भी उसी खून से रंगी हुई हैं जब दूसरे लोग हम पर इल्जाम लगा सकते हैं। तो मैं भी इस कहानी को पलट सकता हूँ, मैं इनके पूरे के पूरे जजमेंट को ही बदल के रख दूंगा और जो इल्जाम स्टोन क्लैन पर लगा है उसे मैं हमारे क्लैन के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा। जिसके अब अगले दिन से शीहाओ स्टोन क्लैन के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और उनको ट्रेनिंग करवाते करवाते उसकी नजर शॉ पर जाती है जहां पर वो बड़ी लगन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अब उसे देखकर शीहाओ को अपना बचपन याद आ जाता है, मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से शॉ को खून की उल्टियां होने लगती है, जो देखकर शॉ शीहाओ से कहता है कि शायद मैं आपका डिसाइपल कभी भी नहीं बन पाऊंगा। जिस पर शीहाओ उससे कहता है कि ये जगह कल्टीवेशन करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही कम है
है और यहाँ पर जो बैरियर लगा है उसके चलते तुम कभी भी पावरफुल टेक्निक्स और प्रीसियस आर्ट को हैंडल नहीं कर सकते। पर चिंता मत करो, फिलहाल के लिए मैंने तुमसे जो कहा है तुम वो करो। और रही बात इस जगह की, तो फ्यूचर में हम ये जगह छोड़ देंगे, उसी दौरान यहाँ पर सेलेस्टियल क्लैन का एक एल्डर आ जाता है और इसका कल्टीवेशन लेवल सेल्फ सेवरिंग रियलम पर है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या बात है, अब तुम जैसे पापी खून वाले लोगों के अंदर भी इतनी हिम्मत आ गई है कि वो अपना सेक्ट खोलकर नई ब्रांच बनाने की सोच रहे हैं। लगता है कि तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। लेकिन विलेज चीफ यहाँ पर उससे कहते हैं कि शॉ के फादर और बाकी लोग अभी हाल ही में वॉर में लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, इसीलिए ये सही वक्त नहीं है हमारे क्लैन से और लोगों को वॉर में ले जाने का। तभी हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो रोते हुए अपने फादर से कहती है कि फादर, मैं नहीं चाहती कि आप वहां पर जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अनाथ हो जाऊं, इसीलिए आप वॉर में मत जाना। जबकि इधर वो विलेज चीफ उस एल्डर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा और आप इसी तरह से हमारे क्लैन के लोगों को वॉर में ले जाते रहेंगे तो हमारा पूरा क्लैन बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। अब ये बात सुनकर वो एल्डर उस छोटी बच्ची को गोद में उठाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, क्योंकि इस बार मैं किसी को ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर बस एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ। जहाँ पर अब वो शीहाओ की तरफ देखकर आगे कहता है कि कई साल बाद आज हमारी फिर से मुलाकात हो रही है और तुमने इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा लेवल हासिल कर लिया है, सच में तुम जैसा पहले कोई नहीं था। मगर अफसोस तो मुझे बस इस बात का है कि उस वक्त मैंने यूनशी की एंगेजमेंट तुमसे नहीं करवाई थी, वरना अब तक का तो हमारा सेलेस्टियल क्लैन एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका होता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो हम फिर से वो रिश्ता जोड़ सकते हैं। जिस पर शीहाओ कहता है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब इस बारे में बात करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और रही बात मेरी कल्टीवेशन स्पीड की, तो आप बेवजह मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब ये सुनकर वो एल्डर गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करता है और शीहाओ से कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, पास्ट में जो हो गया उसे तो बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैंने सुना कि हमारे सेलेस्टियल क्लैन के गार्डियन मारे गए हैं, वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से, तो इस बारे में जानकर मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ था। अब ये बात सुनकर शीहाओ उससे कहता है कि तुम्हारे क्लैन के जो गार्डियन थे वो पहले ही से काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने डेस्टिनी का राज जानने के लिए अपनी सारी मेंटल पावर को झोंक दी थी, जिसके कारण उनकी खुद की लाइफ फोर्स पूरी तरह से खत्म हो गई और वो मारे गए, और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब शीहाओ की ऐसी बातें सुनकर वो एल्डर पूरी तरह भड़क उठा था, मगर वो जैसे तैसे करके खुद को शांत करता है और अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है, जो कि असल में इंपीरियल पास का रिक्रूटमेंट ऑर्डर था। इसी दौरान वो एल्डर कहता है कि मैं फिलहाल तुम्हें वॉर में ले जाने के मामले से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हें इंपीरियल पास में आए हुए काफी वक्त हो चुका है। हालांकि मैं तुम्हारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट की कदर करता हूँ और मुझे डर है कि तुम बैटलफील्ड में जाकर मारे जाओगे, इसीलिए मैंने एक सीनियर को एडवाइस दिया है कि तुम्हें बैटलफील्ड में न भेजकर इमॉर्टल मेडिसिन को गैदर करने के लिए भेज दिया जाए। तो अब बताओ, आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इस पर शीहाओ कहता है कि जहां तक मैंने सुना है, इंपीरियल पास का जो ग्रैंड एल्केमी मास्टर है वही इस तरह की डिवाइन मेडिसिन को सभी वॉरियर्स में बांटता है, ताकि सिटी में आए हुए लोगों की जिंदगी बढ़ाई जा सके। और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी वो मिरेकुलस एलिक्सर चाहिए, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारी जो फ्लेम ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की आग, वो अभी भी सही सलामत है और ये अभी कई सालों तक जलेगी। तो आखिर तुम्हें ये किस लिए चाहिए? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ इंपीरियल पास में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, ताकि मैं खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकूं, इसीलिए मुझे मेडिसिन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, मैं किसी के भी जबरन बुलावे को नहीं मानता। जिस पर वो एल्डर कहता है कि चाहे जो भी हो, यहाँ का जितना भी इलाका है वो सब मेरे दायरे में आता है, और एक बार जो ऑर्डर हम दे दें तो उसे मानना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें वापस 9 हेवन और 10 अर्थ में भेज दिया जाएगा और हम तुम्हारी जगह इस विलेज के लोगों को वॉर में भेज देंगे। अब ये बोलकर वो उस छोटी बच्ची को हवा में फेंक देता है, मगर शीहाओ उसे बचा लेता है और फिर आगे वो उस एल्डर से कहता है कि अगर किसी ने भी शी क्लैन को टारगेट करने की कोशिश की ना, तो फिर इस इंपीरियल पास के बाहर उनका जो क्लैन है और उनके क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो भी सही सलामत नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें और उनके क्लैन को भी खत्म किया जा सकता है। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, इंपीरियल पास हजारों सालों से मजबूती से खड़ा है, क्योंकि सभी क्लैन के लोग एकजुट होकर जान लगाकर अपने दुश्मनों से लड़ते आए हैं। सभी के लिए रूल्स सेम है और तुम्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए, इसीलिए अब फटाफट से अपनी तैयारी पूरी कर लो बैटलफील्ड में उतरने के लिए। अब इतना बोलकर वो एल्डर यहाँ से चला जाता है, जबकि इधर शीहाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अब मैं खुद उस बैटलफील्ड में जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऑर्डर पर नहीं, बल्कि मैं वहां जाकर अपने बैटल अचीवमेंट के दम पर मेरिट स्कोर्स को हासिल करूंगा और शी क्लैन पर लगे जो भी आरोप और सजा है उन्हें भी एक एक करके साफ करूंगा, और जो लोग बेगुनाह मारे गए हैं उनका भी पूरा हिसाब होगा और समय आने पर सबका हिसाब जरूर चुकाया जाएगा। अब ये बोलकर शीहाओ निकल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी में, जिसे जाता हुआ देखकर स्टोन क्लैन के सभी लोग उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं। जिस पर शीहाओ उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब हेवन एंड अर्थ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो फिर वो फॉरेन रियलम के डीमंस क्या चीज है, और एक ना एक दिन मैं अपने इस रियलम के दुश्मनों को भी पूरी तरह कुचल के रख दूंगा। जिसके बाद शीहाओ यहाँ से चला जाता है और अब इसके अगले सीन में हमें इंपीरियल पास के बैटल एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा शीहाओ भी पहुंच गया था, और उसके साथ
साथ ही सेलेस्टियल क्लैन का वो एल्डर वहाँ पर आते ही शीहाओ से कहता है कि एक इंसान के गुनाह की भरपाई के लिए तुम्हें 100 दुश्मनों को मारना पड़ेगा, और रही बात शी क्लैन के पाप को मिटाने की, तो इसके लिए तुम्हें फॉरेन रियलम के 1 लाख सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स को खत्म करना होगा। यानी कि इस वक्त शीहाओ को लगभग 1 लाख फॉरेन साइड के जो पावरफुल कल्टिवेटर्स है उन्हें ठिकाने में लगाना होगा, तब जाकर शीहाओ स्टोन क्लैन के ऊपर लगे इस क्राइम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसी दौरान वो एल्डर शीहाओ से पूछता है कि क्या तुम सच में उनके लिए ये सब करने पर अड़े हो, जिस पर शीहाओ कहता है कि अगर मैं फॉरेन रियलम में जो किंग लेवल के क्लैंस है उन्हें खत्म कर दूं और बड़े बड़े क्लैन के मेंबर्स को स्ले करूं तो क्या ये ज्यादा वैल्यू वाला नहीं होगा। अब ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले ही 1000 लोगों के बराबर होते हैं, और कुछ तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी वैल्यू 10,000 सिरों के बराबर होती है। लेकिन बैटलफील्ड में फॉरेन साइड के पास कुछ ऐसे किलर्स भी है जो खास टैलेंटेड लोगों को ही टारगेट करते हैं, तो उन लोगों को इतना भी हल्के में मत लेना, इसीलिए बेकार के सपने देखना बंद करो। इस पर शीहाओ उससे कहता है कि सीनियर, आपको मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात पर वो एल्डर शीहाओ का मजाक उड़ाते हुए बाकी सभी से कहने लगता है कि जरा देखो, यहाँ पर कोई है जो कह रहा है कि वो अकेला फॉरेन रियलम के 1 लाख सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स को खत्म करेगा, तो क्या तुम्हें भी उसकी इस बात पर भरोसा है। इसी दौरान हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उस एल्डर की बात सुनकर कहता है कि जब पास्ट में इनका स्टोन क्लैन पावरफुल था और इनकी तादाद काफी ज्यादा थी, तो उस वक्त 1 लाख वॉरियर्स को निपटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अब इनके क्लैन में बहुत ही कम लोग रह गए हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कर पाएगा, वो भी अकेला। और चलो मान लेते हैं कि इसने ऐसा कर लिया, लेकिन 1 लाख फॉरेन रियलम के वॉरियर्स को खत्म करना भी बहुत कम है। इनके ऊपर लगे पापी खून के धब्बे को मिटाने के लिए उसी बीच हमें इसका नाम जिन फेई बताया जाता है, जो कि जिन फैमिली से बिलोंग करता है, और ये बंदा सेल्फ सेवरिंग रियलम का पावर हाउस है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीहाओ भी उस बंदे को घूरे जा रहा था। अब ये देखकर वो बंदा कहता है कि आखिर मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो, तुम्हारे क्लैन के लोगों की तो फितरत ही ऐसी है, क्योंकि कौन जानता है कि तुम बैटलफील्ड में जाकर दुश्मनों पर वार करने के बजाय तुम हम पर ही तलवार चलाना शुरू कर दो। अब ये सुनकर शीहाओ की सटक जाती है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि तुम अभी अभी सेल्फ सेवरिंग रियलम में ब्रेक थ्रू किए हो, तो फिर आखिर तुम्हें किस बात पर इतना घमंड है, और अगर तुम्हें लगता है कि ऊंचा लेवल पाकर तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर मेरी सटक गई ना तो मैं तुम्हारी सटका दूंगा, वो भी एक ही बार में। अब ये बात सुनकर वो बंदा यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है कि तुम सबने देख लिया ना, ये लड़का बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, और ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में है, इसीलिए आज मैं एक सीनियर होने के नाते चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसे बताना पड़ेगा कि आखिर रूल्स क्या होते हैं। जिसके बाद वो शीहाओ से कहता है कि अब जबकि फाइट करनी ही है तो फिर देर किस बात की, चलो देखते हैं कि किसका कॉन्शियसनेस डोमेन ज्यादा पावरफुल है। जिसका डोमेन ज्यादा बड़ा और पावरफुल होगा वही जीतेगा। आओ एक ही बार में फैसला कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर जीत किसकी होती है। अब ये सुनकर शीहाओ फौरन से अपने डिवाइन सेंस डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, और ऐसा शीहाओ ने बॉडी एज अ सीड के जरिए से किया था, और जब शीहाओ की बॉडी और उसकी प्राइमोडियल स्पिरिट परफेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, तब शीहाओ की स्पिरिचुअल पावर नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, और अपना शीहाओ उस बंदे को अपने डोमेन में ले आता है, जहां पर अब शीहाओ अपनी आंखें खोलकर उससे कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सही। और अब इसके साथ ही जबकि इधर दूसरी तरफ हम जिन फेई को देखते हैं, और अब यहाँ पे इनके बीच में प्राइमोडियल स्पिरिट की बैटल होने वाली है, जहां पे जिन फेई शीहाओ से कहने लगता है कि सच में तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने मुझ जैसे एक ऐसे बंदे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जो कि मिनटों में तुम्हें मिट्टी में मिलाकर रख सकता है। हालांकि तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, पर ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है। अगर गलती से भी मैं तुम पर हावी हो गया और तुम हार गए तो तुम्हारा डाओ हार्ट पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा, जिसके चलते तुम फ्यूचर में कुछ भी अचीव करने के लायक नहीं रह जाओगे। इसीलिए ये तुम्हारा लास्ट मौका है, कुछ कहना है तो अभी बोल दो, वरना बाद में पछताना मत। जिस पर शीहाओ उससे कहता है कि जब मैं रेड स्काई के बॉर्डर पर फॉरेन रियलम के टॉप 10 किंग्स से फाइट कर रहा था ना, तब तुम अपने जिन क्लैन में यंग मास्टर बनकर आराम की जिंदगी जी रहे थे, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो, और अगर तुम में दम है तो आओ और आकर मुझसे फाइट करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके सामने एक सुपीरियर ग्रैंड नाइट आ जाता है, जो स्काई डिवोरिंग नाम के एक बीस्ट पर सवार था, जहां पर वो इन दोनों से कहने लगते हैं कि अब जबकि तुम्हें बैटल करना ही है तो फिर ठीक है, तुम दोनों को डुअल करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना कि तुम्हें सिर्फ लिमिटेड स्पार ही करना है, जानलेवा अटैक नहीं। और अगर इसके बावजूद भी तुम दोनों में से किसी को सीरियस इंजरी हुई या फिर इस फाइट के रूल्स ब्रेक हुए तो मिलिट्री रूल्स के हिसाब से उस बंदे को सजा दी जाएगी। अब उनके इतना कहते ही हम देखते हैं कि इनका प्राइमोडियल स्पिरिट बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर अब जिन फेई फौरन से अपने प्राइमोडियल स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसके बाद वो शीहाओ को धमकाने लगता है कि तुम तो बस ग्रीन हाउस में पल्ले एक नाजुक से प्लांट जैसे हो, जो कि एक हिट भी नहीं झेल पाएगा। हालांकि मैंने पहले ही अच्छे इरादे से तुम्हें वार्न किया था, वरना तो मैं बिल्कुल मर्सी नहीं करता, इसीलिए तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम पीछे हट सकते हो। अब इतना बोलकर वो अपने प्राइमोडियल स्पिरिट के जरिए से एक बहुत ही टेरिफाइंग और मैसिव सोलर विजन को अपीयर करता है, और अब ये बंदा इसी के जरिए से शीहाओ पर हमला करने वाला है, और ये विशालकाय डिवाइन सन असल में उसकी प्राइमोडियल स्पिरिट ही है। अब ऐसा नजारा देखकर जिन जान अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अंकल जिन फेई की जो प्राइमोडियल स्पिरिट है
वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है सेल्फ सेवरिंग रियलम के अंदर में, इसीलिए क्वांग तो उनका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिन फेई अपने उसी प्राइमोडियल स्पिरिट डिवाइन सन से सीधा शी हाओ पर हमला करता है। अब ये देखकर शी हाओ भी अपनी प्राइमोडियल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जहां पर हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी प्राइमोडियल स्पिरिट को स्वॉर्ड एम्ब्रियो यानी स्वॉर्ड कोर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। और ऐसा शी हाओ केओस स्पेसिफाइंग आर्ट की मदद से करता है। हालांकि ये जो टेक्निक है ये वैंग क्लैन की सीक्रेट आर्ट है, और आखिर शी हाओ इसे कब और कैसे सीखता है इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो अब ऐसा नजारा देखकर इधर जिन फेई भी हैरानी के साथ कहने लगता है कि आखिर इस लड़के के पास वैंग फैमिली की सीक्रेट आर्ट कहां से आया, जिस पर वैंग फैमिली वो बुढ़ा घूसट उससे कहता है कि ब्रदर जिन फेई आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि केओस स्पेसिफाइंग आर्ट हमारे क्लैन की बेस है और ये एक ऐसी ओवरवेलमिंग टेक्निक है जो सीधे दुश्मन की स्पिरिट को खत्म कर देती है, इसका कोई भी काउंटर नहीं कर सकता। और रही बात इसे सीखने की, तो इसे कोई भी आउटसाइडर सीख ही नहीं, इसलिए तुम बिंदास होकर उस पर हमला कर सकते हो। अब ये बात सुनकर वो बंदा अपने डिवाइन सन से शी हाओ की प्राइमोडियल स्पिरिट पर हमला करता है, जिस पर शी हाओ भी अपने उसी स्वॉर्ड एम्ब्रियो से उसके डिवाइन सन पर एक तगड़ा अटैक कर देता है। जिसके बाद जैसे ही दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट रिलीज होती है, और अपने शी हाओ का जो स्वॉर्ड एम्ब्रियो था वो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जो देखकर वैंग फैमिली का वो बुढ़ा घूसट दंग रह जाता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस लड़के की जो प्राइमोडियल स्पिरिट है उसकी डिवाइन पावर पूरी तरह से उसके स्वॉर्ड के अंदर सिमट गई है, और उस डिवाइन सन के चारों तरफ की जो एनर्जी है उसे तक वो प्राइमोडियल स्वॉर्ड को डिवोर कर रहा है। ये सिर्फ एक कॉपी नहीं, बल्कि ये तो हमारे केओस स्पेसिफाइंग आर्ट के परफेक्शन लेवल की पावर है, और सच में उसकी प्राइमोडियल स्पिरिट अब एक स्वॉर्ड एम्ब्रियो बन चुकी है। इधर दूसरी तरफ जिन फेई के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे भी इस बात का अंदाजा लग चुका था कि शी हाओ के पास में रियल केओस सीक्रेट आर्ट है, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी आंखें फाड़कर मन ही मन सोचता है कि ये जो केओस स्पेसिफाइंग आर्ट है असल में ये किसी भी कल्टिवेटर्स के प्राइमोडियल स्पिरिट को खत्म कर सकती है, और अगर कोई पर्सन जिनका पावर लेवल सेम लेवल पर हो और वो आपस में सोल बैटल कर रहे हो, तो उसमें जो भी इस सीक्रेट आर्ट का यूज करेगा वो अपने सामने वाले अपोनेंट के प्राइमोडियल सोल को पूरी तरीके से इंजर्ड कर सकता है। इसीलिए अगर मेरी सोल भी इसके चपेट में आ गई तो ये मेरे सोल को भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज करेगा। अब ये सोचकर जिन फेई घबराने लगता है और आगे कहता है कि तो क्या अब मैं सच में उसका मुकाबला कर पाऊंगा। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने सिर्फ एक ही इशारे से उस बंदे के डिवाइन सन को दो टुकड़ों में काट कर रख देता है, जिसके चलते इधर जिन फेई खून खांसने लगता है। अब ऐसा नजारा देकर जिन जान और उसके चेले इन दोनों के फाइट के बीच में दखल देने की कोशिश करते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि वो सुप्रीम नाइट अपने पाम अटैक से उन्हें मारकर दूर पटक देता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में टांग अड़ाओ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग चुपचाप बैठकर इनके बैटल का मजा लो। इसी बीच शी हाओ अपने स्वॉर्ड कोर को अपने पास बुला लेता है, जिसके ऊपर केओस सप्रेसिंग आर्ट के रूनिक पैटर्न्स भी बने हुए थे, और इसे इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के जरिए से एक्टिवेट किया गया था। उसी दौरान वैंग फैमिली का वो बुढ़ा गुस्से के मारे कहने लगता है कि इस लड़के के पास जो केओस सप्रेसिंग आर्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि हुआंग को इसकी ट्रू इनहेरिटेंस अभी भी नहीं मिली है। अब ये बात सुनकर तो जिन फेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जहां पर अब वो अपनी पावर्स की मदद से अपने डिवाइन सन को ठीक करता है, और फिर शी हाओ से कहने लगता है कि अच्छा तो तुम सिर्फ केओस सप्रेसिंग आर्ट की बदनाम ताकत के भरोसे मुझे डराने आए थे, वो भी उसकी इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस के साथ में। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा प्राइमोडियल सोल डिवाइन ग्रास से रिफाइन होकर अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसीलिए मुझ पर किसी भी तरह की इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस वाली टेक्निक्स बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, और अब तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। अब इतना बोलकर वो दोबारा से अपने उसी डिवाइन सन से शी हाओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ भी कम नहीं था, वो भी वापस से अपने प्राइमोडियल स्वॉर्ड कोर से उसके डिवाइन सन पर हमला कर देता है, जिसके चलते जैसे ही ये दोनों अटैक फिर से आपस में कोलाइड करते हैं तो इस बार शी हाओ का जो स्वॉर्ड कोर था वो कोलैप्स कर जाता है। अब ये देखकर तो जिन फेई के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जहां पर वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी प्राइमोडियल स्पिरिट से बनी स्वॉर्ड कोर तो अब कोलैप्स हो गई है, अब तो तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए होंगे। मगर शी हाओ को इससे कुछ भी नहीं हुआ था, जहां पर अब शी हाओ इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर की पावर्स का यूज करके अपने प्राइमोडियल स्पिरिट को फिर से रिबिल्ड करता है, और आगे जिन फेई से कहता है कि मैंने तो बस अपने प्राइमोडियल स्पिरिट को यिन यांग के रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से दोबारा रिबिल्ड किया है, और अब बस मैं थोड़ा सा तरीका बदलकर तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अब इतना बोलकर शी हाओ अपनी कुनपेंग टेक्निक को इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के साथ में मर्ज कर देता है, जिससे शी हाओ की जो स्पिरिट थी वो एक मैथिकल बीस्ट के फॉर्म में आ जाती है, और ये कुनपेंग मैथिकल बीस्ट का ट्रू फॉर्म था जो कि इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर की पावर्स के साथ में रेजोनेट कर रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ उससे सीधा जिन फेई के डिवाइन सन पर हमला करवा देता है, जिससे उसका डिवाइन सन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अब ऐसा नजारा देखकर जिन फेई बिना एक पल गवाए यहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करता है, जो देखकर शी हाओ सबसे पहले तो अपने प्राइमोडियल स्पिरिट को वापस अपने बॉडी के अंदर बुला लेता है, और पलक झपकते ही उस बंदे के पास जाकर एक जोरदार लात मार के उसे जमीन पर दे मारता है। मगर शी हाओ का इससे भी मन नहीं भरता और वो उसके सिर को अपने पैर से कुचलने लगता है। हालांकि तब तक में उस बंदे
कि सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ गई थी। उसी बीच शीहाओ उसे नीचा दिखाते हुए कहता है कि अब क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे, हाँ, और खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर समझ रहे थे। अब बताओ क्या हुआ, बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारे अंदर में। जिस पर वो बंदा कहता है कि चुप रहो, मैं एक हाई लेवल यानी सेल्फ सेवरिंग रियलम का वॉरियर हूँ। आखिर मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली कीड़े से कैसे हार सकता हूँ। अगर यहाँ पर इस सोल फाइट में मेरी प्राइमोडियल स्पिरिट पर रिस्ट्रिक्शन ना लगी होती तो तुम इस तरह से कभी भी मेरी इंसल्ट नहीं कर पाते। अब ये बात सुनकर शीहाओ उसके सिर को जमीन में गाड़ देता है और उससे कहने लगता है कि जरा अपनी औकात देखो कि इस वक्त तुम किसके पैरों तले कुचले जा रहे हो। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप हार मान लो। अगर तुम्हें अपनी इस बॉडी की जरा सा भी परवाह होगा तो वरना तुम्हारी इस फिजिकल बॉडी का मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हारी सोल भी इसके अंदर जाने से कतराएगी। अब ये बात सुनकर जिन फेई अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, जहां पर अब हम उसी ग्रैंड नाइट को देखते हैं जो कि शीहाओ के पास आकर कहता है कि अब जबकि जीत हार का फैसला हो चुका है तो अब इस बैटल को यहीं पे खत्म करो। जिस पर शीहाओ भी उनकी बात मान जाता है और उस बंदे की बॉडी को लतियाते हुए जिन फेई के सोल की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद शीहाओ फौरन से उसके बीस्ट के ऊपर सवार होकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और आगे उस बंदे से कहता है कि आज से तुम्हारा ये बीस्ट मेरा हुआ और अगली बार जब तुम मेरे सामने आओगे ना तो अपनी इस अकड़ को जरा साइड में रखकर आना। इसी दौरान हम उसी ग्रैंड नाइट को देखते हैं जो कि शीहाओ के इस कारनामे से काफी ज्यादा खुश था। उसी बीच वो यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स से कहता है कि अब मैदान जंग में जाने का वक्त आ गया है। अब ये बात सुनकर सभी वॉरियर्स पूरे जोश में आ जाते हैं, जिसके अब अगले सीन में हम शीहाओ को देखते हैं जो कि उसी बीस्ट पर सवार होकर रणभूमि की ओर रवाना हो रहा था। तभी जिन जान अपने अंकल से कहता है कि अंकल मुझे भी आपके साथ बैटलफील्ड में जाना है, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जिस पर उसका अंकल कहता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस हमारे प्लान के मुताबिक काम करो और रही बात मेरी तो मेरे लिए टेंशन मत लो क्योंकि मेरा ये सफर खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है और वैसे भी वहां पर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसे मैं मिस नहीं कर सकता। और जहां तक बात इस लड़के की है, इसे तो मैं ही ठिकाने में लगाऊंगा। अब ये सुनकर वैंग फैमिली का वो बुढ़ा घूसट उससे कहता है कि ब्रदर जिनफेई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉरेन साइड का जो ड्रैगन स्लेयर है वो सिर्फ टॉप लेवल के जीनियसेस को ही टारगेट करता है, इसीलिए अपनी जान की फिक्र तो उस लड़के को करनी चाहिए। इसी दौरान ये सभी वॉरियर्स इंपीरियल पास के मार्शल आर्ट्स एरिना के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इंपीरियल सिटी से बाहर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन अरे भी लगा हुआ था। और फिर तभी यहाँ पर हमें एंशिएंट बैटलफील्ड के डेथोरा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भयंकर लग रहा था। उसी बीच इन सभी का लीडर जो कि वही ग्रैंड नाइट था, वो सभी से कहता है कि एक बार जब हम लोग इंपीरियल पास को छोड़कर बाहर की एरिया में कदम रखेंगे तो वही हमारी असली मंजिल होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग अपना बेस्ट दोगे क्योंकि इस रियलम के दुश्मनों को मारकर ही हम अपनों की हिफाजत कर सकते हैं। और जंग का मैदान ही ऐसी एक जगह है जहां पर हर एक वॉरियर अपनी ताकत और अपना रास्ता साबित कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स उस टेलीपोर्टेशन अरे का यूज करते हुए इंपीरियल पास के उस पार जाने लगते हैं, जिनके साथ में शीहाओ भी चला जाता है। जिसके अब अगले सीन में हमें बैटलफील्ड के पास का नजारा दिखाया जाता है जहां पर एक नदी थी, जिसके बारे में वो पर्सन बताता है कि असल में ये नदी कभी येलो स्प्रिंग रिवर की एक ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन इतने दशकों से यहाँ पर बैटल्स चलती आ रही है जिसके कारण ये नदी हमारे बहुत से ताकतवर लोगों के खून से रंग गई है और तब से लेकर अभी तक इस नदी का पानी लाल हुआ पड़ा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ अजीब टाइप के टेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद कुछ सोल्जर्स पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर तभी उनका ग्रैंड नाइट उस ओर हमला करके उनकी जान बचा लेता है। और जब वो अपनी नजरें दौड़ाता है तो उसे थोड़ी दूर में एक फ्लावर दिखाई देता है जिसे हेल फ्लावर कहा जाता है। अब उसे देखकर वो ग्रैंड नाइट सभी वॉरियर्स को वार्न करते हुए कहता है कि ये जो तुम देख रहे हो ये हेल फ्लावर है, इसीलिए कोई भी इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि जो भी इस ब्लडी फ्लावर के करीब जाएगा तो वो एक झटके में ही मारा जाएगा। जिसके बाद वो कुछ लोगों को आगे भेजता है ताकि वो लोग आगे जाकर ये बता सके कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। इस बीच कुछ बेवकूफ कल्टीवेटर्स इस हेल फ्लावर को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो ग्रैंड नाइट उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफों, अपनी हद में रहो। सुप्रीम बीइंग लेवल का कल्टीवेटर भी इस ब्लडी फ्लावर के पास जाने से डरता है और जहां तक सवाल तुम लोगों का है तो अगर तुम आगे बढ़े तो पक्का मरोगे और फिलहाल के लिए अच्छा है कि ये अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, वरना हम सभी लोग यहीं पर खत्म हो जाते। जिस पर शीहाओ उनसे कहने लगता है कि सीनियर, क्या ये हेल फ्लावर वाकई में इतना खतरनाक है? इस पर वो ग्रैंड नाइट बताने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये फूल किसी ट्रू इमोर्टल का सोल फॉर्म है या किसी इमोर्टल के मरने के बाद दोबारा जन्म लेने से बना है, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है और ये दूसरों के ब्लड को सक करके ही खुद को जिंदा रखता है। अगर ये पूरी तरह मैच्योर हो गया तो लाखों मील तक के लोगों को खत्म कर देगा, क्योंकि ये न तो अपने दुश्मनों को छोड़ता है और न ही अपनों में कोई रहम खाता है, बल्कि ये तो मौका मिलते ही सबका खून सोख लेता है। इसलिए अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पलक झपकते ही मैच्योर हो जाएगा और हम सभी को मौत के घाट उतार देगा। जिसके बाद वो आगे कहता है कि हमें जल्द से जल्द सीनियर मेंग तियानजिंग को इस बारे में बताना होगा, उन्हें इसकी खबर देनी होगी, जिसके चलते वो समय रहते कुछ सुप्रीम एक्सपर्ट को यहाँ पर भेज दे ताकि वो सभी अपने इमोर्टल ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह से तबाह करके रख दे। मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो हेल फ्लावर यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब ये देखकर वो ग्रैंड नाइट कहने लगता है कि शायद हमसे बहुत देर हो गई क्योंकि वो फ्लावर यहाँ से जा चुका है और लगता है कि अब हम
इसे नहीं मार पाएंगे। अब ये बोलकर वो यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को बताने लगता है कि बॉर्डर के बाहर का इलाका हमेशा से खतरनाक रहा है। हालांकि ग्रेट डेजर्ट के उस पार डिवाइन हर्ब्स वाले माउंटेन भी मौजूद है, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें से पहला है डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज, दूसरा है एंशिएंट ब्यूरियल डोमेन और तीसरा है हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट। लेकिन तुम सभी लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना कि ये तीनों जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए तुम लोग जिस भी रेंज में जाना चाहते हो वहां पर जा तो सकते हो, लेकिन मेरी सभी बातों को बहुत ही अच्छे से अपनी जहन में याद रखना। अब ये बात सुनकर शिहाओ उनसे कहने लगा है कि सीनियर, मैं पहली बार बॉर्डर साइड में आया हूँ, इसीलिए मैं आप सभी आर्मी फोर्स के साथ बैटलफील्ड में उतरना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि जब 2 वर्ल्ड आपस में क्लैश करते हैं तो क्या होता है। उसी दौरान यहाँ पे मौजूद कुछ सोल्जर्स कहने लगते हैं कि सीनियर, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि फॉरेन साइड के पास बहुत से इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट खड़े हैं और वही हमारी तरफ अब कोई भी ट्रू इमोर्टल लेवल का एक्सपर्ट नहीं बचा है। तो सीनियर, एक बात बताइए, क्या हम सच में उन्हें रोक पाएंगे? जिस पर वो ग्रैंड नाइट इनसे कहने लगता है कि हमारे रियलम के ट्रू इमोर्टल्स भले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये बात भी मत भूलो कि हम फॉरेन रियलम के डीमंस से आज से नहीं बल्कि लाखों सालों से लड़ते आ रहे हैं और इसके बावजूद भी हम, हमारे सभी एंशिएंट क्लैंस और हमारी ये दुनिया आज भी सही सलामत और अभी तक टिकी हुई है। तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो हमें आज तक प्रोटेक्ट करती आ रही है और वो ताकत ठीक तुम्हारे सामने है। अब उनके इतना कहते ही आसमान में हमें एक मिस्टीरियस टाइप के बैरियर को दिखाया जाता है, जहां पर हमें इसका नाम एबिस ऑफ हेवन बताया जाता है, जिसे देखकर शिहाओ भी हैरान होते हुए कहता है कि तो क्या यही है हेवनली एबिस? जिस पर वो ग्रैंड नाइट कहने लगते हैं कि जिसे तुम लोग हेवनली एबिस कहते आ रहे हो, वो असल में एक मिस्ट्री से भरा हुआ मैसिव रियलम है जो हमारी दुनिया के बॉर्डर को बहुत ही लंबे अरसे से प्रोटेक्ट करती आ रही है। उसके अंदर क्या है, वो कैसे बना है, ये कोई नहीं जानता। और जब भी फॉरेन साइड से कोई बहुत ही हाई लेवल का एक्सपर्ट जैसे कि ट्रू इमोर्टल्स हमारे खिलाफ मैदान में उतरने की कोशिश करता है और इस बॉर्डर को क्रॉस करने की हिम्मत करता है ना, तो ये जो एबिस ऑफ हेवन है ये उसे पूरी तरीके से डिवोर कर लेता है। इसीलिए फॉरेन रियलम के डीमंस भी लंबे समय से खुलकर हमला नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये जो हेवनली एबिस है ये सिर्फ इमोर्टल लेवल के पावर हाउस को ही अपना शिकार बनाती है। अब ये बात सुनकर शिहाओ अपने मन सोचता है कि ओ, तो बात ऐसी है, अगर ये हेवनली एबिस नहीं होता तो हमारी दुनिया की बॉर्डर कब की टूट चुकी होती और हमारा पूरा रियलम खतरे में पड़ जाता। जहां पे वो ग्रैंड नाइट आगे कहता है कि वैसे इससे पहले यहाँ पे एक और एंशिएंट सिटी हुआ करती थी और इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट भी करती थी, लेकिन फिर अचानक से वो एंशिएंट सिटी रातों रात यहाँ से गायब हो गया और अब उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। हालांकि 1 साल पहले किसी ने उसकी बस एक झलक देखी थी, या फिर कह लो कि उसने उसकी सिर्फ एक परछाई देखी, लेकिन देखते ही देखते वो भी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। वो इस वक्त कहाँ है, किस हालत में है, इसे कोई भी नहीं जानता और न ही कोई उसके पास पहुंच सका है। अब ये सुनकर शिहाओ को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, जहां पर वो हैरानी के साथ कहता है कि मगर मैंने तो उसे अपनी आंखों से उसे बॉर्डर साइड पर देखा था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी उसके करीब तक नहीं जा सकता। जिस पर वो नाइट बताने लगा है कि किसी को भी नहीं पता कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था। यहाँ तक कि जब एंशिएंट टाइम में इस बॉर्डर साइड को सील किया गया था, तब उस एंशिएंट सिटी और हेवनली एबिस के बीच क्या हुआ था, ये बात भी आज तक किसी को पता नहीं चला। जहां पर अब तभी एक वॉरियर इनके सामने आकर इन्हें इन्फॉर्म करता है कि फॉरेन रियलम के डीमंस की बड़ी आर्मी यहाँ से बस कुछ ही दूरी में डेरा डाले बैठी है और फिलहाल के लिए वो सभी डीमंस हेवनली एबिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत ही मैसिव से फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने वाले हैं, ताकि वो लोग अपने रियलम के किसी इमोर्टल लेवल के शख्स को यहाँ पर भेज सके। अब ये बात सुनकर इन लोगों का ग्रैंड नाइट सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अभी के अभी पूरी फौज को तैनात करो और उस फॉर्मेशन को जो कोई भी बना रहा है उसे खत्म करके रख दो। अब ये सुनकर शिहाओ और जितने भी वॉरियर्स थे 9 हेवन और 10 अर्थ के, वो सभी उस जगह पर आ जाते हैं और देखते ही देखते फॉरेन रियलम के डीमंस और 9 हेवन एंड 10 अर्थ के वॉरियर्स के बीच में डेडलिएस्ट बैटल स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान हमें उसी ग्रैंड नाइट के पावर का एक छोटा सा नमूना भी दिखाया जाता है, जो कि अकेले ही बहुत से डीमंस को मौत के घाट उतार के रख देते हैं। जहां पर अब हम शिहाओ को देखते हैं, जो कि फॉरेन रेस के सभी डीमंस को चुन चुनकर गिन गिन कर मारे जा रहा था। और इस बीच जब शिहाओ उन्हें पटक पटक कर मार रहा था तो वो उन्हें गिनता जा रहा था। अब यहाँ पर उसे यूं गिनता हुआ देखकर एक एल्डर को हंसी आ जाती है और वो शिहाओ को एक टोकन देते हुए कहने लगा है कि बच्चे, तुम इस टोकन का इस्तेमाल करके उन्हें काउंट कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ बैटल पर रहेगा। जहां पर हमें पता चलता है कि असल में ये एक बैटल मेरिट मॉन्यूमेंट है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फॉरेन रेस का एक पावरफुल एक्सपर्ट शिहाओ पर अपने वेपन से स्नीक अटैक कर देता है, मगर अपना शिहाओ उसके वेपन को अपने सिर्फ 2 उंगली की मदद से रोक लेता है और फिर वो उसके ऊपर अपना एक पाम अटैक दे मारता है। और ये एक ही अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बंदे का सिर्फ एक ही वार से खेल खत्म हो जाता है और उसके मरते ही उसका सोल फ्रैगमेंट सीधा उस टोकन के अंदर समा जाता है। और अब इसके साथ ही शिहाओ को यहाँ पर उसका पहला मेरिट पॉइंट हासिल हो चुका था। अब ये देखकर शिहाओ समझ जाता है कि आखिर वो एल्डर कहना क्या चाहते थे। एंड
एंड उस बीच क्या होता है कि शी हाओ अपने हाथ को घुमाकर एक और बंदे के ऊपर जड़ देता है, जिससे उसका भी काम वहीं पर तमाम हो जाता है। मगर इस बार उस बंदे को मारने से शी हाओ को कोई भी मेरिट पॉइंट नहीं मिलता, जिस पर वो एल्डर बताता है कि बच्चे, अब भी तुमने जिस पर्सन को मारा है वो हेवनली गॉड रियलम पर था, और इस लेवल के कल्टिवेटर्स का यहाँ पर मेंशन करना ही बेकार है। इसीलिए अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बैटल मेरिट पॉइंट्स चाहिए तो जाओ और किंग लेवल के क्लैन मेंबर्स या फॉर्मेशन मास्टर्स को हंट करो, और अगर तुमने उनमें से एक को भी मार दिया तो वो हजारों आम दुश्मनों के बराबर, मतलब इस टाइप के पर्सन 1000 हेवनली गॉड लेवल के कल्टिवेटर्स के बराबर होते हैं, जिन्हें मारकर ज्यादा से ज्यादा बैटल क्रेडिट हासिल किया जा सकता है। अब ये बात सुनकर शी हाओ उस एल्डर का शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ जाता है, जहां पर वो अपने हेवनली आईज की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर कितने ऐसे डीमंस हैं जो किंग लेवल के क्लैन में आते हैं। इसी दौरान यहाँ पर अब हमें एक ब्लैक आर्मर्ड बीस्ट किंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और वो यहाँ पर आते ही 9 हेवन और 10 अर्थ के बहुत से वॉरियर्स को स्वॉलो कर लेता है, जिसके साथ ही वो फॉर्मेशन बनाने में भी मदद कर रहा था। अब ऐसा नजारा देखकर वही एल्डर गुस्से में उस बीस्ट किंग पर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर वो स्वॉर्ड अटैक उस बीस्ट किंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और चकनाचूर हो जाता है। और अब ये दरिंदा सीधा आगे जाकर उस एल्डर को सबके सामने कच्चा चबा जाता है। अब ऐसा नजारा देखकर शी हाओ भड़क जाता है, जहां पर वो उस बीस्ट किंग को ठिकाने में लगाने के लिए अपनी गॉड बॉडी को समन कर लेता है और अपना मुक्का टाइट करते हुए एक जोरदार मुक्का सीधा उस बीस्ट किंग पर जड़ देता है। और ये मुक्का इतना तगड़ा वाला था कि उस बीस्ट किंग की मौत हो जाती है, और उसके मरते ही उस फॉर्मेशन का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस बीस्ट किंग को मारने से शी हाओ को एक साथ 50 मेरिट पॉइंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि वो बीस्ट किंग एक फॉर्मेशन मास्टर था, जहां पर शी हाओ कहता है कि अच्छा, तो एक फॉर्मेशन मास्टर को मारने से 50 बैटल मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, तब तो मैं इसी तरह के बीस्ट किंग और इसी टाइप के कल्टिवेटर्स को मारूंगा। अब इतना बोलकर शी हाओ फॉरेन रियलम के डीमंस, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनके बीच में स्लॉटर मचाना शुरू कर देता और उन्हें खत्म करते हुए उसकी नजर उसी हेल फ्लावर पर पड़ती। जबकि इधर दूसरी तरफ हमें फॉरेन रियलम के एक डीमन जनरल को दिखाया जाता है, जिसे ड्रैगन स्लेयर भी कहते हैं, और इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल सेल्फ रिलीज रियलम पर है, जहां पर वो जनरल शी हाओ को नोटिस कर लेता है और वो उसे अपने एक ट्रैप में फंसा लेता, जिसके बाद वो अपने डीमन फौज से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस लड़के को खत्म कर दो, क्योंकि ये एक हेवनली जीनियस है जो कि आगे चलकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी डीमन मॉन्स्टर शी हाओ पर एक साथ टूट पड़ते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि एक डिवाइन एरो यहाँ पर आकर उन सभी मॉन्स्टर को मार के बिछा देती है। और फिर तभी हमें 9 हेवन और 10 अर्थ की तरफ से एक डीमन हंटर को दिखाया जाता है, जिनका कल्टीवेशन लेवल सेल्फ रिलीज रियलम के अर्ली स्टेज पर है। इसी दौरान यहाँ पर हम उसी ड्रैगन स्लेयर को देखते हैं, जो कि शी हाओ को देखकर कहने लगता है कि शायद ये लड़का अपनी आर्मी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसके ही सेम लेवल के एक्सपर्ट को भेजो, जो सामने से प्रॉपर फाइट करके इस लड़के को उसी के लोगों के सामने पूरी तरह से क्रश करके रख दे। अब अपने जनरल की बात मानकर फॉरेन साइड का एक डीमन, जिसका पावर लेवल शी हाओ के बराबर था, वो शी हाओ से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है और लंबी लंबी फेंकने लगता है। अगर एक तरह से कहूं तो वो शी हाओ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर उसकी ऐसी बकवास सुनकर शी हाओ की सटक जाती है, जहां पर अब हम देखते हैं कि भाई लिटरली शी हाओ उस डीमन को मार मार कर फोड़ देता है और अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे रियलम के 10 सुप्रीम किंग्स को मौत के घाट उतारा था, और मरने से पहले वो भी तुम्हारी तरह ही बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, लेकिन एंड में मारे गए, तो फिर तुम क्या चीज हो। अब ये बात सुनकर ये जो डीमन था उसकी फट के हाथ में आ जाती है, जहां पर वो डरते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम ही हुआ। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाओ उस डीमन के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार के उसके दिल को उसके बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये सुनकर वो फॉरेन रेस का डीमन जनरल शी हाओ से कहता है कि ओ तो तुम हो हुआंग, चलो देखते हैं कि आखिर तुम हमारे सामने कब तक टिके रहते हो। अब ये बोलकर वो अपने रियलम के सिल्वर स्पाइडर डीमन किंग को मैदान में उतार देता है शी हाओ से लड़वाने के लिए, जो कि यहाँ पर आते ही शी हाओ पर हमला करके उसे अपने स्पाइडर वेब के अंदर ट्रैप कर देती है। लेकिन अपना शी हाओ यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने एवरलास्टिंग इमोर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और उसे घुमाकर सीधा उसी सिल्वर स्पाइडर डीमन किंग के ऊपर गाड़ देता है, जिससे वो भी यहाँ पर मारी जाती है। जहाँ पर अब शी हाओ इन सभी से कहने लगा है कि क्या कोई और भी किंग लेवल का क्लैन मेंबर मुझसे लड़ना चाहता है। अब ये बोलकर शी हाओ फॉरेन रियलम के एम्परर लेवल के क्लैन को भी खुला चैलेंज कर देता है कि कहाँ है तुम लोगों का एम्परर लेवल के क्लैन मेंबर्स, अगर हिम्मत है तो सामने आओ और आकर मुझसे फाइट करो। अब शी हाओ की ऐसी बातें सुनकर वो डीमन जनरल की खोपड़ी सटक जाती है और अब वो खुद शी हाओ को मारने के लिए मैदान में उतर जाता है, जहां पर वो अपने डिमोनिक फिंगर से शी हाओ पर एक डेडलिएस्ट अटैक कर देता है। मगर इसी दौरान हम उसी डीमन हंटर को देखते हैं, जो कि अपने डिवाइन एरो से उसके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और आगे कहने लगता है कि खबरदार, जो तुमने हमारे रियलम के एक सुप्रीम जीनियस पे उंगली उठाने की हिम्मत भी की। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ की नजर जैसे ही उस फॉर्मेशन पे पड़ती है तो शी हाओ कहता है कि ये फॉर्मेशन तो अब एक्टिवेट होने वाली है, बस एक आखिरी कॉर्नर का एक्टिवेट होना ही बाकी है।
अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो इसके बाद जो होगा उसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। और इधर दूसरी तरफ वो डीमन जनरल अपने सभी लोगों से इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करने को कहता है। जो बात सुनकर फॉरेन रियलम के सभी वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगे हैं और इसके लिए वो सभी लोग उस हेल फ्लावर की ब्लडी एनर्जी का भी यूज कर रहे थे। अब ये देखकर शी हाउ यहाँ पर विलो ट्री की डिवाइन पावर्स का यूज करता है और अपने गोल्डन वाइन से उस हेल फ्लावर को जकड़कर पूरी तरीके से क्रश करके रख देता है, जिसके इम्पैक्ट से फॉरेन रियलम के बहुत से डीमंस भी उसके चपेट में आकर मारे जाते हैं। जहां पर हम उसी डीमन जनरल को देखते हैं जो कि उसी इम्पैक्ट की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता और एक बार फिर से वो अपने सभी लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि चलो एक बार फिर से इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करो, ताकि इसके जरिए से हमारे रियलम के ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट यहाँ पर आकर इन सभी को मौत के घाट उतार कर रख दे। और अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।